सदन इस देश के छोटे से छोटे समूह के हितों के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में विचार करता है, उसके समाधान पर अपने ढंग से रास्ता भी निकालता है। विषय निश्चित रूप से अच्छा है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि इस देश में लगभग 4,88,000 2011 की सेंसस के आधार पर यह संख्या है। हिंदी का जब आप इसका बिल पढ़ेंगे तो उसकी जो ट्रांसलेशन हुआ है, मैं उस पर ही आपत्ति अपनी शुरू करता हूं। वास्तव में उसके लिए जो शब्द होना चाहिए या तो उत्तरी पुरुष हो, जो संस्कृत का शब्द है, या उभयलिंगी हो सकता है, लेकिन उसमें विपरीत लिंगी करके एक इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। मेरी पहली आपत्ति इसी बात को लेकर है, क्योंकि शब्दों के साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं आपसे ये और कहूंगा कि जैसे हमारे मित्र अभी भाषण दे रहे थे, वो चले गए, समलैंगिक और त्रिपुरुष की तुलना नहीं हो सकती है। विकृति को किसी के जन्मजात परिस्थितियों के साथ में जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसलिए जब कभी आप समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, समस्या तो बहुत गंभीर है, ये बात सही है, लेकिन देखने का अपना नजरिया है। सभापति महोदय, मैं एक आंकड़ा लेकर आ रहा था कि मैंने पन्ना जी का भी भाषण सुना, उनका भी सुना। शिक्षा का संकट कभी नहीं आता। शिक्षा का संकट आता है 13 वर्ष 14 वर्ष की आयु के बाद, जब परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। ये बात किसी ने चर्चा में नहीं कर रही है। हम हर समय समाज को, सरकार को कोसने के आदी हो गए। किसने मना किया कि किसी के परिवार में अगर कोई उभयलिंगी बच्चा या बच्ची पैदा हो जाए तो उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए? ये कहां लिखा हुआ है? लेकिन अगर परिवार स्वीकार ना करे तब समाज और सरकार की जवाबदेही होती है। ये नैतिक मूल्यों के आधार पर जवाबदेही से हो सकती है, लेकिन आप परिवार की आलोचना किए बगैर सरकार और समाज को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक तरीका सोचने का है। सबकी अपनी राय हो सकती है। थरूर जी ने तो अर्धनारीश्वर का भी नाम दे दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे भाषण से भी और उनके भाषण से भी उसको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता। आपकी अपनी राय और आपकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन उपमाएं देने में, उपमा सदन के सामने रखने में हमें बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना होगा। यदि आप कैसे तय कर सकते हैं अर्धनारीश्वर को, आप इस परिस्थिति में लाकर बताएं कि आपकी नजरिया हो सकता है, लेकिन आपके पास में आधार नहीं हो सकता, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। और ये बात मैं शुरू में इसलिए कहना चाहता हूं, मैं नकारात्मक बोलने के लिए सदन में नहीं खड़ा। मैं जिस राज्य से आता हूं, जब मैं ये देख रहा था तो 2011 के सेंसस में 4,87,803 टोटल संख्या है ट्रांसजेंडर्स की, और उसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो 54,854 है। SC ST का पॉपुलेशन भी दिया है, मतलब इसका मतलब है कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब परिवार में पैदा हुए। 78,811 शेड्यूल कास्ट में, 33,293 शेड्यूल ट्राइब में। लिटरेसी रेट 56%। जो लोग यहां भाषण करके कह रहे हैं कि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, यह आंकड़ा बताता है कि ये लिटरेसी रेट इस बात का सबूत है कि शिक्षा के मामले में कोई दराव नहीं हो। क्योंकि मैंने अपनी बात कही है कि परिवार जब उसको अस्वीकार कर देता है, समस्या तब से शुरू होती है। अधिकांश मामलों में परिवार खुद बच्चा या बच्ची छोड़ देता है, जो उसकी मदद से। ये दो इन बातों का जवाब समस्या है का समाधान है क्या? हमारे मंत्री महोदय ने इसलिए इंटरवेन करते हुए ये बात कही थी, जो समस्या सुप्रीम कोर्ट नहीं सुलझा सका, क्या उसका कोई रास्ता निकलेगा? मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। उस दिन भी जब पांडा जी बोल रहे थे तब मैंने उनको उदाहरण दिया था। मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक उभयलिंगी व्यक्ति वहां का विधायक बना, उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। शबनम मौसी उनका नाम है, मैं सम्मान के साथ उनका नाम उल्लेख करना चाहता हूं। नहीं, मैं उभयलिंगी ही कहूंगा, मैं विपरीतलिंगी नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि हमें ये बात तय करना पड़ेगी। वो पोस्ट ग्रेजुएट थी, जन्म से वो बालक थी, पुत्र थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको जो नाम दिया वो शबनम मौसी करके दिया, और अल्टीमेट उनको महिला का दर्जा मिला। जब मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो एक महापौर बना, पार्षद बना। विवाद तब खड़ा हुआ कि उन्हें महिला के आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में तो सभापति महोदय है नहीं, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव में जब महिला आरक्षण आया तब सेक्स का संकट पैदा हुआ। इसको कौन तय करेगा? क्या इसका रास्ता इस सदन में चर्चा करने वाले लोग निकालेंगे? और अंत में जाकर निष्कर्ष कैसे निकला? वही भारतीय पुरातन परंपरा, जो गुरु परंपरा है उनकी, जो नाम उनके गुरु ने दिया वही माना जाएगा कि वो स्त्री है या पुरुष है,
उस आधार पर महिला आरक्षण के स्थान पर वो महापौर बनकर निर्वाचित होकर कटनी से जीती चुनाव। सागर में ये परिस्थिति पैदा हुई, कुछ पार्षद लोग बने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किन की बातें करते हो, आप किस उपेक्षा की बात करते हो। और मुझे लगता है कि जहां तक सवाल मूल्य और मर्यादाओं का, जो हमारी धार्मिक मान्यता है, आप इतिहास उठाकर देखिए, किसी भी रानी के रनिवास की सुरक्षा हमेशा उभयलिंगी लोगों के पास में रही है। एक तो ऐसा प्रमाण है इतिहास में कि जब रानी को बचाने का काम करते हैं 100% उनके बलिदान के बाद, लेकिन रानी को कोई छू नहीं पाया, उसको उन्हें निकालने का काम किया है। आप कितने उदाहरण देंगे? अगर एक पक्ष देखना चाहते हैं, अभी मेरे परिवार में एक शुभ कार्य हुआ। लोग बहुत दावा करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं सुफार की बात नहीं करता। हमने तो आशीर्वाद मांग कर स्वीकार किया, क्योंकि हमारे यहाँ वो लक्षण शुभ माना जाता है। तो वो जो उपहार उसके मुखिया ने दिया है हमारी बहू, और उसको मैं नहीं समझता कि हमारा कोई रिश्तेदार दे सकता है। मुझे अपने भाई से कहना पड़ा कि सम्मान बतौर उससे दुगनी कोई परिस्थिति उस परिवार में जाकर देनी होगी। ऐसा नहीं है, ये नजरिया है। लेकिन आपको इन विवादों की तरफ भी देखना होगा कि जहां तक सरकार ने जितनी बातें कही, मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बिल अगर सामने साइट पर, वेबसाइट पर देख लिया होता, जैसा कि हमारे मित्र बोल रहे थे, वो बिल की ही कॉपी कर रहे थे। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक जो भी स्कॉलरशिप होगी वो उनको मिलनी चाहिए। ये जरूरी है, इसलिए भेदभाव का सवाल नहीं पैदा होगा। क्यों होगा? और अगर ट्रेनिंग की बात आती है तो ट्रेनिंग का उसमें उल्लेख है। नहीं, पेंशन की भी बात की गई है, 40 से 60 साल की बात आती है और वो कोई काम अपना छोड़ देता है, जिसको लोग नाच गाना या भीख मांगना कहते हैं, तो उसको पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। सरकार ने उन तमाम बातों को, जो एक परिवार की व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उपेक्षित माना जाता है, जो पिछड़ा माना जाता है, जिसके साथ किसी भी प्रकार का भेद होता है, उसको कौन कौन से सामाजिक सुरक्षा के आधार चाहिए। शिक्षा का आधार उसको मिलना चाहिए, उसको ट्रेनिंग का आधार उसको अपने हुनर के मुताबिक उसे मिलना चाहिए। वो सरकार करना चाहती है। पर बात आती है कि यदि वो कोई बीच में काम छोड़ता है, उसकी उम्र निकल जाती है कुछ करने की, तो सरकार को उसको पेंशन देनी चाहिए। सरकार ने उसका प्रावधान किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम किन बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। समस्या एक है सभापति महोदय कि इनका लिंग कौन तय करेगा? कोर्ट करेगा, समाज करेगा, या उनकी जो गुरु परंपरा है वो करेगी? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उनकी गुरु परंपरा के आधार पर है। और जो उदाहरण मैंने आपके सामने दिया है वो मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही है, लेकिन वो जन्म से बालक थी और उसके बाद में उनको महिला उनके गुरु ने साबित किया और उसका लाभ उनको मिला है। क्या इसका जवाब जो लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं उसका समाधान देंगे? वही सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वो चाहे उसमें रह सकते हैं, लेकिन ये समस्या पैदा तब होगी जब सदन, कभी उच्च सदन पर महिला आरक्षण को स्वीकार करेगा। तो जब उनके सामने ये परिस्थिति पैदा होगी, तब निर्वाचन आयोग की वो तीसरी सूची, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, उनका क्या होगा? क्या उनके लिए भी आरक्षण होगा? ये ऐसी समस्याएं हैं जिन पर समाधान होना चाहिए। राज्यसभा में जो बिल पास, उसमें कितनी सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे प्रकरण आज हिंदुस्तान की धरती पर हैं जहां जबरदस्ती उनको उभयलिंगी बनाया गया। इसका क्या रास्ता होगा? इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? जो मेडिकल सुविधा हिंदुस्तान में, दुनिया में तकनीक के रूप में है कि कोई महिला चाहे तो पुरुष बन सकती है, पुरुष चाहे तो महिला बन सकती है, क्या इस मेडिकल सुविधा के बारे में उनको तो खुला रास्ता है, वो कर सकते हैं। अब वो समाज करेगा, सरकार करेंगी, या वो खुद करेंगे, या उनका परिवार जन्म के समय क्या इस बात के लिए प्रेरणा नहीं दे सकता? क्या उस बात के लिए हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि कानून बनाने के पहले या कानून स्वीकार करने के पहले जो ये ज्वलंत प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के समाधान के लिए चर्चा होनी चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कानून बना दीजिए। 4.5 लाख, लगभग 5 लाख की आबादी हो गई होगी। 5 लाख की आबादी के लिए अलग से कोई कानून बनाया जाए। जैसे निगम बनते हैं, हमारे यहाँ बंजारा है, वो चलते फिरते हैं। राजस्थान में भी बंजारा बहुत बड़ी मात्रा में, उनके लिए निगम बनते हैं कि साहब वो तो रुक कर रहते नहीं है, चलो उनके लिए रास्ता निकालिए। और इसलिए मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ में कहूंगा कि ये जो समलैंगिकता से तुलना करना, मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। बल्कि वो मुझे लगता है कि असंसदीय ना हो जाए, मैं इसे सर्वनाक भी मानता हूं। अगर असंसदीय है सभापति महोदय तो आप इसको निकाल दीजिए, लेकिन ये तुलना, ये मानसिकता का खेल है मुझे लगता है। और इसलिए जहां कभी हम उभयलिंगियों की बात करते हैं तो हमारी धार्मिक प्रतिष्ठाओं में, हमारे पारिवारिक कामकाजों में उनकी अनुपस्थिति अभिशाप मानी जाती है।
क्या इस दर्जे को भी आप इंकार कर देंगे? इसका उल्लेख सदन के भीतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, विकृतियां कहीं पर होंगी, कहीं उपेक्षा हो रही होगी तो उनको संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उनकी उच्च मान्यताओं पर जो लोग कहते हैं कि हमेशा ही उनकी उपेक्षा की जाती है, मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारी संस्कृति में उनको निहित और निहितार्थ के साथ उनका स्थान सुरक्षित है, इसको इंकार नहीं किया सकता। आपने शिखंडी का उनने जब उदाहरण दे दिया, शिखंडी उनकी मेरा पुत्री थी, हाँ, राजा द्रुपद की पुत्री थी। बाद में उसने अपने सिर्फ दुश्मन शत्रुता पूरी करने के लिए उनने अपने आप को पुरुष के रूप में शिखंडी बनाने का काम किया, पुरुषार्थ के कारण, तैयारी करने के बाद पुरुषार्थी के रूप में किया है। ये अलग परिस्थिति, वो जन्म से उभयलिंगी नहीं थी, वो जिद के कारण अपने प्रतिशोध को लेने के लिए उन्होंने अपना काम किया। इसलिए ये उपमाएं देने के पहले हम मूल विषय से दूर चले जाएं, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। और सभापति महोदय, मैं अपनी बात इसलिए यहां पर समाप्त करूंगा कि इसमें बोलने के लिए मुझे लगता है कि हम अपनी मानसिकता के आधार पर, अगर मुझसे कोई पक्ष में बोलने की बात करता तो मैं शायद इतने सारे उदाहरण धार्मिक तरीके से दे सकता था। और फिर ये कहते हैं कि ये कोई कहेगा हम मनुवादी हैं, कोई कहेगा हम रूढ़िवादी है, कोई कहेंगे अरे वो तो ऐसा ही करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं है। समाज के हर वर्ग के सम्मान के साथ में जीने का अधिकार है, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन इसके लिए इतने सरसरे ढंग से, इतनी तेज गति के साथ बिना सोचे समझे किसी कानून के निर्णय पर पहुंच जाना, जहां हमारे देश का उच्चतम न्यायालय नहीं पहुंच सका। कितने सारे हमारे उच्च पदों पर ये शब्द लिखे गए हैं जिनका उल्लेख करने में उचित नहीं समझता, जहां पर प्रतिबंधात्मक शब्द लिखे गए हैं। आप कैसे उसको अभी इंकार कर सकते हैं? हाँ, ये सच है कि मेडिकल साइंस ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ है और उससे अगर कोई लिंग परिवर्तन कराना चाहता है तो वो हो सकता है। अगर ये अवसर जन्मजात ऐसे व्यक्ति के सामने है और ये कलंक का कारण बनता है और वो स्वेच्छा से स्वीकार करता है कि नहीं, मैं अपना रास्ता तय करना चाहता हूं, तो सरकार को जरूर इस बात की तैयारी करनी चाहिए और अपना स्थान सुरक्षित करना चाहिए कि समाज उसका शायद उतना, उसका परिवार भले उतना समर्थ ना हो, अगर वो लिंग परिवर्तन की इच्छा रखता है, वास्तव में अगर उसमें कोई संभावना मेडिकली दिखती है और उसमें अगर कोई व्यय आता है तो सरकार और समाज उठाए। ऐसे कोई अगर रास्ते निकलते हैं तो निश्चित रूप से सदन को उस पर कोई रास्ता निकालना चाहिए और अपनी राय देनी चाहिए। लेकिन कानून बना लेना या बाकी कोई ऐसे रास्ते खड़े कर देना, तो मेरी बातों का भी जवाब मिलना चाहिए सभापति महोदय कि वास्तव में जो जबरदस्ती जिनके साथ में होता है, बहुत सारे मामले हैं, फिर उनके लिए भी कानून बनना चाहिए कि उनके साथ में क्या बर्ताव होगा। जन्म से कोई परिस्थिति बनती है उसके प्रति तो हम सबकी संवेदना भी होनी चाहिए, हमारा अपना सहयोग होना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए कि वो हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। और जो मैंने प्रारंभ वहीं से किया था, ये समस्या पारिवारिक ज्यादा है। परिवार को किसने कहा था कि आप अपने बच्चे और बेटी को घर से बाहर निकाल दो? अगर वो घर के भीतर रहेगा तो सम्मान की जिंदगी जिएगा। बात तो तब आती है जब वो परिवार छोड़कर, परिवार उसको स्वीकार नहीं करता, तब जाकर ये समाज में जाकर ये परिस्थितियां बनती है जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है इन दोनों पक्षों का विचार किए बगैर हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। विषय अच्छा है, वो वर्ग, उसकी चिंता होनी चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को समग्रता में देखते हो कि भविष्य में कोई नई परिस्थिति ना बने, उसके बाद ही कोई फैसले पर पहुंचना चाहिए। आपने मुझे बात करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। Example, we celebrated Women's Day. The Supreme Court had said allowed dance bars in Mumbai, and the Supreme Court also said that people who patronize dance bars, their right to privacy will be protected. It is amazing. People who patronize dance bars, their privacy is protected. But what about this? What about the Indians? What about people who are outside?